हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ला चुका हूं साइंस की, जो कि हेरिडिटी चैप्टर के ऊपर है, बायोलॉजी से। आप लोग चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। और दूसरी वीडियो में ये और बनाने वाला हूँ, तो ये दो वीडियोज़ बन रही हैं बच्चों। एक मैं अभी डालने वाला हूँ और एक तुरंत इसके बाद बैक टू बैक आएगी आपके लिए, जो कि आपकी ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ड से है। जिसमें अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। और उसके बाद अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। और इसके आगे भी अभी ये कंटिन्यू चलेगा टॉपिक। और एक और टॉपिक जो आपका इसमें ह्यूमन आई से रिलेटेड है, जिसमें डिफेक्ट ऑफ विजन हमें पढ़ना है, वो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो भी जल्दी आपके पास कल तक आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हम इस पर चलते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमारे पास क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमसे बोर्ड पूछेगा। पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इसके पास तीन ही एग्जांपल है और इन्हीं तीन के ऊपर क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। डेफिनेशन क्या बोलती है? लाइट ड्यू टू लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, किसकी वजह से? लेयर्स जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से। तो आप इसको क्या कहोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट, जो सन की लाइट रेज आएगी, वो जब एटमॉस्फेयर में, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, लाइट रेज आ रही है। अब आने के बाद यहाँ पर लेयर्स की वजह से लाइट रेज ऐसे बैंड कर गई, फिर यहाँ पर कोई लेयर मिला, ऐसे बैंड कर गई, ऐसे बैंड कर गई। तो लाइट रेज अगर बैंड कर जा रही है, अपने पास से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, तो किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बच्चों देखो, इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा, तो वहां पे आपने वर्ड पढ़ा रिफ्लेक्शन। फ्लैक्शन का मतलब आई, टकराई और वापस चली गई किसी भी डायरेक्शन में, टकरा के वापस आ गई, यानी कि बॉल मारा दीवार में, टकरा के वापस आ गया, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब दीवार से टकरा के वो आगे निकल गया, लेकिन उसका पाथ डाइवर्ट हो गया, किसी और डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, दीवार को तोड़ के बाहर निकल गया, लेकिन किसी और डायरेक्शन में चला गया, फ्रैक्शन हो गया। तो यहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब आएगी, टकराएगी, टकरा के आगे निकल जाएगी, लेकिन पाथ को डाइवर्ट कर जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, डस्ट की, डर्ट की और डिफरेंट चीजों की, उसकी वजह से, गैसेस की, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। और अगर ये रिफ्लेक्शन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन पेपर में आ सकती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, याद कर लो यहां से। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के केवल तीन एग्जांपल है बच्चों। पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी स्टार जो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, वो किसकी वजह से नजर आते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा, स्टार सीम्स हायर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और दूसरा, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल दे आर। स्टार्स हमें हायर दिखाई देते हैं, एक्चुअल पोजीशन पे होते हैं, लेकिन वहां पर नहीं दिखते, बल्कि उससे थोड़ा और ऊपर दिखते हैं। तो स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअली दे आर, जहां पर होते हैं वहां पर नहीं दिखते, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर दिखते हैं। जैसे सपोज दैट स्टार तो यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, बल्कि इसके सामने हमको यहाँ पर दिखेगा, थोड़ी सी हायर पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें एक करनी है यहाँ से, जो हमारे पास आएगा। और थर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या है? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में क्या होगा कि सन होगा तो हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन दिखेगा हमको ऊपर, यानी वो डूब चुका होगा, लेकिन हमको अभी भी दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही सनराइज में भी होगा और ऐसे ही सनसेट में भी होगा। तो ये तीन ही एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और एक एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन तीनों एग्जाम्पल को दिमाग में रखना है, और सिर्फ इतना कि ये आते किसके अंदर है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस इतना याद रख लो। अब हम जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहेंगे? पहला क्वेश्चन क्या सकता है? व्हाई द स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। स्टार्स तो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नजर नहीं आते हैं ट्विंकल करते हुए, ऐसा क्यों? तो देखो, स्टार्स के अंदर क्या होता है? स्टार्स के अंदर बहुत ज्यादा दूरी पे है ये। दे आर वेरी फार एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये बहुत दूर है और वहां से जो लाइट रेज आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होकर आ रही है हमारे पास। तो दे आर वेरी फार अवे एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट, जिसकी वजह से लाइट में क्या हो जा रहा है? वेरिएशन हो जा रहा है। ठीक है,
तो लाइट रेज जब आ रही है कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे और वेरिएशन होके हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है, तो इसीलिए हमें ये ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ कितनी बातें लिखनी है, दे आर वेरी फार एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर is able to cause variation in the lights and due to this the stars appears to be twinkling। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होता है वो भी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, यानी स्टार्स के पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, क्योंकि काफी दूर होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो ये वर्ड और लिख सकते हो, स्टार्स कैन बी कंसीडर टू बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार को एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर लो और उसके बाद ये बताओ कि वो बहुत दूर है तो कॉन्टिन्यूसली वहां पर एटमॉस्फेयर का चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से हमको ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, क्वाइट बिग, और बहुत ही ज्यादा पास भी हैं अर्थ के, मतलब ज्यादा पास है, स्टार से बहुत ज्यादा पास है। सो दे कैन बी कंसीडर्ड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। तो इनके पास हम क्या कंसीडर करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ, इनके पास लाइट के जो पॉइंट सोर्स है वो बहुत ज्यादा है स्टार के मुकाबले। स्टार के पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन इनके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज है। किसके पास, प्लैनेट्स के पास। स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है, प्लैनेट्स हमारे बहुत ही ज्यादा पास है। तो इसलिए भी यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली चेंज तो यहाँ पर भी होगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका जो वेरिएशन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इनका साइज ज्यादा बड़ा है। ठीक है, प्लैनेट का साइज ज्यादा बड़ा है तो इसलिए जो चेंजेस होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर वो इतने ज्यादा इन पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे और ये हमको प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे बल्कि अपनी एक्चुअल पोजीशन में नजर आएंगे। जैसे आपके पास में ही मून है, मून को आप लोग देख लो, उसका साइज कितना बड़ा है और उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की ज्यादा है उसके पास लाइट के, तो इसीलिए वो हमको जो है प्लैनेट जो है, मून जो है वो हमको ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। और इसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन जिसके मुझे इस बार 100% चांसेस लग रहे हैं बच्चों, 100% चांसेस लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपसे इस बार दिया जा सकता है बोर्ड में और डायग्राम बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसका डायग्राम, इसका फिगर बच्चों प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी, अदरवाइज मैं बना लेता। तो आप लोग डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, एक लड़का खड़ा कर लेना, एक स्टार यहाँ दिखा देना, एक स्टार यहाँ दिखा देना और दिखा देना कि ये इसकी अपरेंट पोजीशन है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना, दोनों का, इस वाले का भी और डिलेड सनसेट और डिलेड सनराइज, इन दोनों में से मुझे पूरी उम्मीद है इस बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रहा है। इन दोनों में से, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। यहां से अगर आता है तो मुझे लगता है कि शायद आपसे वो ये पूछेंगे कि प्लैनेट क्यों नहीं मतलब आपके प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की मुझे 100% श्योरिटी है कि इन दोनों में से कोई आ सकता है। तो क्या वाई आर द स्टार सीम्स हायर, अब स्टार्स हायर क्यों नजर आ रहे हैं, एक ही लाइन लिखनी है हमें कि यहां पर क्या लिखना है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जब लाइट आ रही है तो वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में आ रही है और इसकी वजह से ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, दे अपीयर्स टू बी हायर पोजीशन, और इसीलिए हमको स्टार्स जो है वो हायर पोजीशन पे दिख रहे हैं। तो सिर्फ ये 3 लाइन याद कर लो बच्चों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड स्टार इज रिफ्लेक्टेड एज इट लीव्स स्पेस एंड एंटर द अर्थ, तो जो लाइट वहां से आ रही है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। वो क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जो लाइट वहां से आ रही है वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है, एंटर कर रही है, तो वो रेयर टू डेंसर मीडियम में आ जा रही है और रेयर टू डेंसर मीडियम में आने की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसकी पोजीशन हमें हायर नजर आ रही है। ठीक है, हायर पोजीशन नजर आ रही है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ ये 3 लाइन याद करनी है कि एटमॉस्फेयर में जैसी लाइट आई, रेयर टू डेंसर मीडियम में गई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ और इसी वजह से पोजीशन हायर हो गई, बस खत्म। सेम यही आंसर आपको यहां पर लिखना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखोगे, व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो। अब सन तो देखो, ये तो लाइट तो ऊपर से आ रही है, लाइट तो ऊपर से आ रही है, लेकिन सन के लिए तो हमको नीचे देखना है। तो सन इज स्लाइटली बिलो हॉरिजन, हॉरिजन के नीचे चला गया, हॉरिजन के नीचे, लेकिन लाइट रेस तो आ रही है हमारे पास। तो लाइट रेस जो आ रही है सन की, वो लेस डेंस एयर से आ रही है मोर डेंस एयर की तरफ, लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर की तरफ आ रही है और इसी वजह से रिफ्रैक्शन हो जा रहा है और इसीलिए हमको जो सन है वो हॉरिजन के ऊपर दिखता है जबकि होता है हॉरिजन के नीचे। ठीक है, तो ये आपका है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। तो इसको भी एक बार पढ़ लो,
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मुझे समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना मुझे, एक बार और ट्राई करूंगा समझाने का। ठीक है, तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ज़्यादा चांसेस आने के। यहाँ बोर्ड थोड़ा भर गया था इसलिए थोड़ा सा आंसर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो सिंपल सी बस इतनी, अगर आप देखो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा दो ही चीज़ें उन्हें चाहिए आपसे पेपर में। एक तो आप ये बता दो कि भैया रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपको नंबर मिल गए। दूसरा यहाँ पर बता दो लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर की तरफ जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म। और देखो जो जो आंसर आपके लिए एडवांस सनराइज में वही डिलेड सनसेट में, दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम है। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसके अगले वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जल्दी से मैं रब करता हूँ उसको और फटाफट पे यहाँ पे लिखता हूँ कि इसके आगे हमें और क्या पढ़ना है। तब तक आप लोग बने रहो वीडियो में। ओके बच्चों, तो अब हम आगे मूव करते हैं। एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, 3 चीज़ें पढ़ा दी उसके अंदर। अब आ गए हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमारे पास हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दो ही एग्जांपल है, एक टिंडल इफेक्ट, दूसरा ब्लू कलर ऑफ स्काई। दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से टिंडल इफेक्ट आ रहा है। जैसे पिछले वाले में से मैंने आपको बताया कि आप जो है वो स्टार्स वाला क्वेश्चन कर लो कि स्टार अपियरिंग हायर देन एक्चुअल लेंथ, और सन वाला कर लो, सन डिलेड और सनराइज वाला बिफोर वाला, वो वाला कर लो वहाँ से। और यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ कि टिंडल इफेक्ट कर लो, टिंडल इफेक्ट। इसके पूरे चांसेस आने के इस बार बोर्ड में। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या समझ में आता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को कह रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जांपल क्या है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी लाइट का स्कैटरिंग जब हो रहा है तो पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा अपने पाथ पर स्कैटरिंग हो जा रहा है, जिगजैग मोशन हो जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट। तो जैसे मॉर्निंग के समय अगर आप कभी देखोगे खिड़की में से ऐसे रोशनी से आती हुई दिखती है और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो डस्ट या डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन करते हुए आपको नजर आते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में क्या बोल रहा है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अब वो ऐसे जिगजैग क्यों कर रहे हैं, वही कि लाइट रेज आ रही है, टकरा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो वो हमको लाइट रेज की वजह से ऐसा दिखता है। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन हो गई बच्चों। अभी इसका एक एग्जांपल भी लिखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा ये ब्लू कलर वाले को पूरा समझा दिया, क्योंकि टिंडल्स ने क्या बताया था। ये टिंडल्स नामक एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट दिया था। तो पहले हम थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट वाले उसमें देता हूँ टिंडल इफेक्ट का। तो टिंडल इफेक्ट के लिए फिलहाल तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एग्जांपल के थ्रू भी आप समझोगे, पेपर में आपको एग्जांपल लिखना होगा, पूछ सकते हो आपसे एग्जांपल। और अगर डेफिनेशन पूछा तो ये बता दिया मैंने कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, तो ये डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेना, एग्जांपल वहां से करना, इसके बाद अभी मैं बताऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टिंडल ने बताया क्या हमको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि टिंडल ने क्या बताया। तो टिंडल ने क्या बताया, टिंडल डिस्कवर्ड दैट व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर, ये हमको पता है कि व्हाइट लाइट के पास 7 कलर होते हैं, और अगर हमने उसको पास करा दिया किसी क्लियर लिक्विड से, किसी भी क्लियर लिक्विड से पास कराया, ठीक है। अब लिक्विड मतलब हमारे पास तो एटमॉस्फेयर में तो कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन गैसेज हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, हमारे पास एटमॉस्फेयर में है स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, डर्ट है, डस्ट है ना, तो वहां पर क्या होगा, देन जो ब्लू कलर होगा व्हाइट लाइट का, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, विबग्योर के हिसाब से उसकी शॉर्टर है, इज स्कैटर्ड मच मोर, लेकिन ये ज्यादा स्कैटर्ड कर जाएगा। तो टिंडल के हिसाब से अगर हमने लाइट को पास कराया किसी क्लियर लिक्विड से, लेकिन उस लिक्विड के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी मौजूद है, तो उस सिचुएशन में जो ब्लू कलर है शॉर्टर वेवलेंथ होने के बावजूद ज्यादा स्कैटर्ड कर जाएगा। किसके कंपैरिजन में, किसके, रेड कलर के कंपैरिजन में, जबकि रेड कलर की तो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, क्वेश्चन आएगा
कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यही पूरा का पूरा लिख देना है बच्चों आपको कि स्काई ब्लू कलर का क्यों नजर आता है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो स्काई ब्लू कलर का इसलिए नजर आता है क्योंकि टेंडल के हिसाब से अगर व्हाइट लाइट जो है उसके पास 7 कलर को उसको हमने पास कराया किसी लिक्विड से, तो वहां पर स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल होने की वजह से ब्लू कलर जो व्हाइट लाइट का है वो ज्यादा स्कैटर्ड कर जाएगा, जबकि उसकी शॉर्टेड वेवलेंथ है रेड कलर के मुकाबले, और इसीलिए हमको स्काई कैसे नजर आएगा, ब्लू कलर का नजर आएगा। तो ये जो लाइनें हैं यही इसका आंसर है कि स्काई ब्लू कलर का नजर क्यों आएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से। और स्कैटरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल जो है सस्पेंडेड पार्टिकल के बीच में से हम 7 व्हाइट लाइट को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है व्हाई डज स्काई अपीयर्स डार्क और ब्लैक, हमें स्काई जो है वो डार्क और ब्लैक क्यों नजर आ रहा है। डार्क और ब्लैक किसको नजर आ रहा है, एस्ट्रोनॉट को। और हमें कब नजर आता है, जब रात हो जाती है, तो हमें भी डार्क और ब्लैक नजर आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट को हर समय नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब रात होगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बंद हो जाएगी, हमारी लाइट कहीं से आ ही नहीं रही है, तो हमको ब्लैक कलर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट जहां पर मौजूद है वहां पे कोई अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं हो रही है। तो नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस एंड टू स्कैटरिंग सनलाइट, तो बाहर एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मतलब एस्ट्रोनॉट को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और वहां पर जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो उस पोजीशन पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या हमें कुछ दिखेगा, तो बच्चों तब भी हमें कुछ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, नो एटमॉस्फेयर मतलब नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। और अगर लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी, जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं, लाइट एंटर ही नहीं होगी आपकी आंखों में, तो आपको सब कुछ कैसा नजर आएगा, डार्क और ब्लैक, आपको सब कुछ डार्क और ब्लैक नजर आएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। पहला आता है कि आपको ब्लू कलर का नजर क्यों आता है स्काई, तो आपको बताना है कि जब व्हाइट लाइट को आप पास कराओगे किसी स्मॉल सस्पेंडेड लिक्विड पार्टिकल में से, और वहां पे डस्ट और डर्ट पार्टिकल मौजूद है, तो आपकी जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू कलर की, लेकिन वो ज्यादा स्कैटर्ड कर जाएगी। लॉन्गर वेवलेंथ रेड की है लेकिन वो नहीं कर पाएगी इतना ज्यादा, इसीलिए आपको सब कुछ ब्लू नजर आएगा। अब अगर एस्ट्रोनॉट है तो उसको ब्लू क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अर्थ के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो लाइट का स्कैटरिंग भी नहीं होगा। अगर लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुआ तो वहां पे सब कुछ उसको ब्लैक नजर आएगा। अगर अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, और अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो वहां पर आपकी आंखों में कोई लाइट नहीं आई, और जब लाइट ही नहीं आई तो आपको सब कुछ कैसा नजर आएगा, ब्लैक, जैसा कि रात के समय होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मैं आपको टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल देने वाला हूं, और उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि रेड सिग्नल जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। जल्दी से हम वो पढ़ेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट इसको रब करके लिखता हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आगे क्या आ गया हमारे पास, टिंडल इफेक्ट। तो अभी मैंने टिंडल इफेक्ट आपको बताया था, पीछे डेफिनेशन आपको दी थी। तो टिंडल इफेक्ट में ये बताया जा रहा था कि जो लाइट जो है वो हमारी स्कैटर्ड करेगी, ठीक है, और सभी डायरेक्शन में एक साथ फैल जाएगी, ये हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम। तो क्या समझा रहा था वो कि लाइट जो है वो स्प्रेड कर जाएगी, है ना, एक साथ स्प्रेड कर जाएगी सभी डायरेक्शन में। तो अब इसका एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डस्टी रूम, अगर कोई सन की लाइट हमारे डस्टी रूम में एंटर करती है। अब हमारे रूम में डस्ट पार्टिकल होते हैं, डर्ट पार्टिकल भी होते हैं, हमें दिखते नहीं है, वो अलग सी बात है, लेकिन सुबह के टाइम दिखेंगे। कब, जब वो रूम में एंटर करेगी थ्रू अ विंडो में से, एंड इट्स पाथ बिकम विजिबल, तो हमें उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। लेकिन सुबह के टाइम में होता है ऐसा, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। तो सुबह के टाइम में हमें पाथ विजिबल होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा कैसे हो गया कि हम लाइट को देख पा रहे हैं, उसके पाथ को देख पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज द टीनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर स्कैटर्ड, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो लाइट की वजह से स्कैटर्ड करने शुरू हो जाएंगे बच्चों, इधर इधर ऐसे ऐसे भागने लग जाएंगे। तो हमें वो टीनी डस्ट पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से लाइट दिख जाती है, लाइट का पाथ दिख जाता है कि वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रही है। पढ़ा है आपने, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है, वो पाथ हमें दिख जाता है, किसकी वजह से, उन डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो टीनी डस्ट पार्टिकल है प्रेजेंट इन द एयर स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट ऑल अराउंड द रूम,
ये डस्ट पार्टिकल ही लाइट को स्कैटर्ड करा देंगे पूरे के पूरे रूम में, आपके पूरे के पूरे रूम में लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल के इफेक्ट की वजह से एक और खास बात आ गई। क्या खास बात आ गई कि टिंडल इफेक्ट इज द वे अ बीम ऑफ सनलाइट विजिबल, सनलाइट को विजिबल कर दिया इसकी इफेक्ट ने एज इट पासेस थ्रू द डस्ट पार्टिकल इन अ रूम, यानी विजिबल हो गई सनलाइट, विजिबल हो गई। आप देख पा रहे हो उसका पाथ सनलाइट का, कैसे देख पा रहे हो कि वो डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, आपको दिख रहा है अरे लाइट हमारे घर में आ रही है स्ट्रेट पाथ के रूप। लेकिन सुबह के टाइम में होता है ऐसा, इसके बाद नहीं देख पाते हम। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फिर से समझ लो एक बार कि सनलाइट एंटर करेगी डस्टी रूम के अंदर थ्रू अ विंडो, विंडो से इट्स पाथ बिकम विजिबल, उसका पाथ विजिबल हो जाएगा। किसकी वजह से? बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल है प्रेजेंट आपके एयर के अंदर वो स्कैटर्ड कर देंगे बीम ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड फैलाने की कोशिश करेंगे। तो स्कैटरिंग करेंगे तो उसकी वजह से आपको भी पाथ विजिबल हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के मुझे पूरी उम्मीद है पेपर में चांसेस की क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाओ। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड। जितने भी रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं डेंजर लाइट जोन पे वो लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पे, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स में लगाया जाता है, या फिर हेडलाइट्स वगैरह में भी कई जगह आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी तो हमने यहाँ पर जो दूसरा वाला हमने देखा था टिंडल का इफेक्ट की ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो उसमें हमने क्या देखा था कि स्काई का जो ब्लू कलर है अगर वो किसी लिक्विड सरफेस से होकर आता है, यानी गैसेस डस्ट डर्ट पार्टिकल में से होकर के आता है, तो वो तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड कर जाता है वॉयलेट से, तो ब्लू दिखता है सब। लेकिन यहाँ पर रेड क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पर रेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि रेड कलर का जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है? लॉन्गर होता है रेड कलर का, एंड इज द लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक पार्टिकल, और ये स्कैटरिंग कम करता है अपना। तो दो बातें लिखनी है बस बच्चों इसमें, एक तो ये कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है रेड कलर का, और दूसरा कि ये लीस्ट स्कैटरिंग करता है फॉग और स्मोक में। इसीलिए हमें क्या होता है, दूर से भी रेड कलर ही नजर आता है, उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है। अब स्कैटरिंग होगी तो क्या होगा, स्प्रेड कर जाएगा, तो हमें कोई और ही कलर नजर आएगा। तो रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से एक जैसा ही जाता है, तो इसीलिए इसके स्कैटरिंग इसकी कम हो जाती है, और कम होगी तो फॉग और स्मोक में ये एक जैसा ही बना रहेगा, और इसीलिए रेड सिग्नल हमारे जो है रेड कलर के हमारे सिग्नल लगाए जाते हैं। तो पेपर में आएगा तो आपको बस दो ही बातें याद रखनी है, पहला कि जो रेड कलर होता है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और दूसरा कि इसमें लीस्ट स्कैटरिंग होती है फॉग और स्मोक की कंडीशन में भी। इसीलिए अगर कोई बहुत दूर से भी देख रहा है तो उसको रेड कलर का सिग्नल रेड ही कलर का नजर आएगा, सेम नजर आएगा, स्कैटरिंग ना होने की वजह से बहुत कम होती है मतलब, है ना। तो इसीलिए हम लोग रेड कलर के सिग्नल लगाते हैं। तो ये भी टॉपिक कवर हो गया। अब आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्वेश्चन कई बार आ रहा है पेपर में, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपको सिंपल इतना सा याद रखना है, एक प्रिज्म बनाना है, उस प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट को एंटर कराना है। जब ये व्हाइट लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, जिसको हमने बोला विबग्योर। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, और ये डायग्राम आपको याद रखना है। अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पूछा, तो ये डायग्राम बना के आपको आना पड़ेगा बच्चों, नहीं बनाओगे आपके नंबर कटेंगे। तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा पेपर में, और ये कॉन्सेप्ट लिख के दिखाना पड़ेगा आपको विबग्योर वाला, ठीक है। व्हाइट, अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो प्रिज्म के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो डिफरेंट स्पीड पे आ जाती है। जब लाइट वहां पे एंटर हुई और एंटर करने के बाद जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो जो उसके पास 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स की स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो देखो लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है? व्हाई डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स, यानी व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्यों हुआ, रीजन क्या था। तो आप वहां पे क्या लिखोगे? आप वहां पे लिखोगे कि जो कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्पीड पे, इनकी सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, और इसीलिए कोई जल्दी पहुंच गया, कोई देर से पहुंचा, कोई और देर से पहुंचा, कोई और देर से पहुंचा। जैसे स्कूल के लिए आप निकले, एक साथ निकले, लेकिन कोई आपसे पहले पहुंच गया, कोई आपसे बाद में पहुंचा, ठीक है। किसी भी वजह से स्पीड डिफरेंट हो सकती है। तो यहां पर जब लाइट एंटर हुई, अब इसके लाइट के एंटर करने पर इसके अंदर जो 7 कलर्स हैं सबकी स्पीड अलग अलग हो गई प्रिज्म के अंदर, और सब बाहर अलग अलग कंडीशन से निकले, इसीलिए डिस्पर्जन हो गया व्हाइट लाइट का, ठीक है। अलग अलग एंगल पे निकले, अलग अलग स्पीड पे निकले, तो डिस्पर्जन हो गया। तो हमें याद रखना है कि डिफरेंट स्पीड की वजह से लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। ये सवाल पूछा जा सकता है, डिफरेंट स्पीड याद रखना है। उसके बाद अब इसको बताया किसने हमको? तो हमको बताया न्यूटन ने, हमको न्यूटन ने बताया। क्या बताया न्यूटन ने? उसने कहा कि अगर आप किसी व्हाइट लाइट की बीम को पास कराते हो किसी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में से,
तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। और ये सारे के सारे 7 कलर्स हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? व्हाइट स्क्रीन पे। ये क्या है? हमारी व्हाइट स्क्रीन। ये देखो व्हाइट स्क्रीन है हमारी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। पेपर में सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बताओ। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट छोड़ के बोल देगा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो याद रखना स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब 7 कलर्स प्रिज्म वाला एग्जांपल करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, यही 2 कॉमन क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। पहला कि रेड कलर ही सबसे ज्यादा डेविएट क्यों हो रहा है, लीस्ट डेविएट क्यों हो रहा है? रेड कलर क्यों डेविएट हो रहा है? रेड कलर लीस्ट क्यों डेविएट हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम ये यहाँ पे पढ़ा था ना तुमने कि रेड कलर जो है लीस्ट स्कैटर्ड कर रहा है, लीस्ट डेविएट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो ये जल्दी से पहुंच जा रहा है भाई। यहां से यहां जल्दी पहुंच जा रही है तो कम स्कैटर्ड हुआ, लीस्ट हो गया, डेविएट लीस्ट हुआ, ठीक है। और वॉयलेट कलर जो है वो डेविएट हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि इसके पास बहुत ही मिनिमम स्पीड है, ये बहुत देर में पहुंच रहे हैं यहाँ। तो 2 ही वर्ड याद रखने, बस इतना आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए कि रेड कलर क्यों डेविएट हो रहा है ज्यादा, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम स्पीड है, ज्यादा स्पीड है, रेड कलर के पास ज्यादा स्पीड है, इसलिए वो ज्यादा लीस्ट डेविएट हो रहा है। और वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट हो रहा है, मैक्सिमम डेविएट हो रहा है, क्योंकि उसके पास मिनिमम स्पीड है। खत्म। अब इसके बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन बचा आपके पास, जिसमें आपको न्यूटन्स ने व्हाइट लाइट को दोबारा से पास कराया था एक और प्रिज्म में से, और वहां से उसको फिर अगेन से व्हाइट लाइट मिल गई थी। एक वो वाला डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, और एक और डायग्राम है। तो 2 डायग्राम हम लोग देखते हैं जल्दी से, और हमारा ये टॉपिक आज का एंड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या बचा है हमारे पास। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 डायग्राम बचे हैं बच्चों। ये दोनों डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव द व्हाइट लाइट। यानी आइंस्टाइन ने क्या किया था कि पहले एक प्रिज्म पे उन्होंने व्हाइट लाइट पास कराई, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई। फिर उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा करके, और जब उससे लाइट पास हुई और व्हाइट स्क्रीन पर आई तो व्हाइट लाइट उन्हें मिली, ठीक है। तो इसको भी पेपर में पूछा गया है बोर्ड में 1-2 बार। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट, ये इसमें हमें बताना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि 7 कलर्स लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम में रिकम्बाइंड हो गई, और उसने वापस से क्या बना दिया? व्हाइट लाइट बना दिया। सिंपल सा ये डायग्राम है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और ये प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। एक बार ऐसे बनाना, एक बार ऐसे बनाना, व्हाइट लाइट पास कराना, 7 कलर्स दिखाना, और वापस से स्क्रीन पे व्हाइट लाइट दिखा देना, हो गया। बस इतना ही करना है आपको, और बाकी ये 3 लाइनें थोड़ी सी लिख देना उसमें। अब एक और डायग्राम ये बना सकते हैं आपके पास। इस डायग्राम में क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यानी आपको रिफ्रैक्शन करके बताना, दिखाना पड़ेगा बना करके कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है व्हाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म के अंदर। और एक और आप लोगों ने पढ़ा था, वो ये वाला पढ़ा था आप लोगों ने, जिसका आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है, ये वाला है ना, कि ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे आ जाएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और फिर बाहर वापस निकल जाएगी। तो एक ये वाला भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये तो आप लोग बना ही लोगे, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट भी आपने किया है क्लास में। तो एक बार इसको भी देख लेना ग्लास स्लैब वाले को, है ना। ये ग्लास लेवल, अभी ये क्या है? ये तो प्रिज्म का है। तो प्रिज्म में व्हाइट लाइट ऐसे एंटर हुई, आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे एंटर हुई, इंसिडेंट रे हो गई, एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी अंदर, नॉर्मल बना दिया हमने, नॉर्मल जिसके अराउंड ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पड़ी, फिर से यहाँ पे नॉर्मल बना, और यहाँ से बाहर इमर्जेंट होके निकल गई। इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इमर्जेंट हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि व्हाइट लाइट है, इसको तो स्ट्रेट जाना था, सीधा जाना था, सीधा, लेकिन ये सीधी तो गई नहीं, ये तो ऐसे मिली हमें। तो ये जो सीधी नहीं गई है वो हम ऐसे पाथ को बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद इसके और इसके बीच में हमें एक एंगल मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यानी लाइट रेज में इतने एंगल का डेविएशन आ गया, उसको ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन वो स्ट्रेट ना जाके इतने डिग्री एंगल पे डेविएट हो गई है, मुड़ गई है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन, अब ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा आपको पेपर में कि ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो एंगल बनाएंगे वो इंसिडेंट एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखोगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इमर्जेंट रेस के साथ, और ये जो डेविएटेड रे हुई है तो इसको आप लोग क्या बताओगे? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है एंगल ऑफ इमरजेंस, उसके बाद आपके पास है क्या? एंगल डी। तो एंगल डी कहाँ पे बन रहा है? ये देखो यहाँ पे बन रहा है। जब इस रेस को आप पीछे बढ़ाओगे तो ये इसको यहाँ पे कट करेगी, तो ये डी हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन, इतने डिग्री का डेविएशन हो रहा है, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन चल रहा है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है। और एंगल ऑफ इमरजेंस आपका, ये तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, और एंगल ऑफ इमरजेंसी ये आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल और इसके साथ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है, बड़ा सा ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन इमरजेंस केवल इतना, नॉर्मल के साथ देखते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपका बन रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है बच्चों, इसको भी देख लेना। और इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन आइज का, जिसमें आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ा आपने, और आपने स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट पढ़ा, डिस्पर्जन पढ़ा, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसमें से आपका आराम से पेपर में आएगा 3 to 4 मार्क्स का, बड़े मज़े से आ जाता है, और सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे अगर आपने इन वीडियोज़ को देख लिया। मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं वो, उनमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो ज़रूर आए हैं पेपर में, ये भी ज़रूर आएंगे पेपर में, तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को प्रेस करके जाओ, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना, ठीक है, शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद मैंने इसकी एक और वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप ह्यूमन आइज़ के बारे में पूरा पढ़ने वाले हो, ह्यूमन आइज़ क्या है और आइज़ के डिफेक्ट कैसे होते हैं, मैं आपको बोर्ड पे बिल्कुल करके बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, कि आप कैसे पेपर में पता लगा पाओगे ह्यूमन आइज़ के डिफेक्ट को, और कैसे उसको ठीक कर पाओगे, उसके रेक्टिफिकेशन क्या है। तो वो वीडियो भी इसी के साथ में आने वाली है, आप लोग चैनल पर जुड़े रहना और उसको ज़रूर देखना। और साथ में मैं न्यूमेरिकल्स डालने वाला हूँ जो आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के होंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना, वीडियोस जल्दी आएगी, कल सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो। तो आप लोग जुड़े रहो चैनल पे और देखते रहो मेरे चैनल्स को, तो आपको कल सुबह तक 2 वीडियोस और मिलने वाली हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। कमेंट ज़रूर करके जाएं और चैनल को, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।